कक्षा के भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे अंतिम जो टॉपिक है वो है सामाजिक क्षेत्र। और इसी के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं जिनमें गरीबी, बेरोजगारी और असमानता सम्मिलित है, उन पर आज हम बात करने वाले हैं। इस पूरी कक्षा में इस टॉपिक को हम अद्यतन जो जानकारी है उनके साथ में पूरा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक बेसिक डेफिनेशन के साथ हम गरीबी को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर जो वर्तमान में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है SDG गोल्स पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या सतत विकास लक्ष्य। ये भी अपने आप में आपके सिलेबस का एक हिस्सा है। इंडियन इकोनॉमी के अलावा जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसमें भी अगर हम देखें तो वहाँ पर ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो आप देखिए कि जो 17 लक्ष्य 2015 में जो बैठक हुई अक्टूबर में और उसके बाद जब SDG गोल्स का निर्धारण किया गया तो उसमें जो टोटल 17 लक्ष्य हैं उनमें से पहला लक्ष्य है नो पॉवर्टी, अर्थात गरीबी के जितने भी प्रकार हैं उन सभी का अंत करना, ये पहला लक्ष्य। तो आप समझ सकते हैं कि गरीबी कितनी भयावह एक स्थिति है और इसको दूर करने के लिए पूरे विश्व का सबसे पहली प्राथमिकता जो है आने वाले 15 वर्षों में जो हमारा डेवलपमेंट होगा उसमें इसको रखा गया है। तो इसलिए गरीबी के बारे में चर्चा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो गरीबी है क्या, उसको हम समझ लेते हैं। जब हम गरीबी की बात करते हैं तो दरअसल हम बात कर रहे होते हैं निरपेक्ष गरीबी की, या जिसको हम चरम गरीबी बोल सकते हैं या परम गरीबी, मतलब गरीबी का सबसे निकृष्टतम रूप जिसको हम कह सकते हैं, उसी को हम सामान्यतः गरीबी की परिभाषा में लेते हैं। तो गरीबी एक स्थिति है किसी भी मनुष्य की, किसी भी परिवार की, जिसमें वो जो व्यक्ति जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो उसका जो जीवन है उसको निर्वाह करने के लिए, मतलब जीने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए जो बिल्कुल बेसिक नीड्स है, जो उसको बेसिक नीड्स या जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा करने में वो सक्षम नहीं है। मतलब उसकी आय इतनी भी नहीं है कि वो अपने जीवन की सबसे बेसिक चीज़ें, जिनको हम सामान्यतः कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, तो भोजन, वस्त्र, घर और स्वास्थ्य, इस तरह की बुनियादी चीज़ों को भी वो प्राप्त नहीं कर पाता है। इसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष गरीबी या चरम गरीबी या परम गरीबी के नाम से जानते हैं। गरीबी की सामान्य परिभाषा हम लेते हैं। गरीबी अंततः मृत्यु की ओर ले जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको भोजन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, आपको वस्त्र नहीं मिल पा रहे हैं, तो जीवन जीने के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मकान, रहने के लिए अगर आश्रय नहीं है आपके पास में, तो आप इस प्रकृति की जो चुनौतियां हैं उनका सामना नहीं कर सकते। तो गरीबी एक तरह से व्यक्तियों का जो अस्तित्व है, मतलब उसके जीवित रहने पर भी एक तरह का खतरा मानी जाती है। गरीब की स्थिति में जब व्यक्ति गरीब होता है तो अच्छे भोजन की बात तो दूर है, उसको भोजन तक नहीं मिल पाता, उसको पोषण नहीं मिल पाता, उसको वो क्षमता नहीं मिल पाती जिस क्षमता से वो अपने जीवन को आनंद पूर्वक जी सके। इसलिए गरीबी एक तरह से व्यक्ति की सभी वृद्धि करने की या आगे बढ़ने की जो भी आकांक्षाएं हैं उनको समाप्त कर देती है। गरीबी के अंतर्गत एक और जो चीज़ आती है वो है कि गरीब व्यक्तियों के पास अक्सर जो उत्पादक तत्व हैं जिनसे उत्पादन होता है अर्थव्यवस्था में, उन पर जो है ना कोई उसका अधिकार नहीं होता। जैसे कि भूमि, ठीक है, तो भूमि एक ऐसी परिसंपत्ति है जिस पर कृषि होती है और कृषि पर आज भी देखते हैं आप बहुत बड़ा वर्ग निर्भर है। अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, अगर भूमि का एक टुकड़ा भी है तो वो अपने उपयोग लायक अन्न उपजा करके खा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से उसको गरीबी का जो एक पहला महत्वपूर्ण जो तत्व है भोजन, उससे वो बच जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो लोग गरीब होते हैं उनके पास अक्सर ये भी देखा जाता है कि भूमि भी उनके पास नहीं होती है। इसके अलावा इन गरीब लोगों को बाजार से कोई धंधा शुरू करने के लिए या अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कहीं से भी ऋण की, बीमा मतलब कि दुर्घटना की स्थिति में उसकी सुरक्षा करना, और बाकी जो बाजार में जो श्रम बल है उसमें भी उनको भागीदारी नहीं मिल पाती है। तो इस तरह से गरीबी की इस अवधारणा को जब भी आपको समझाना हो, 2 नंबर का प्रश्न अगर आपको पूछ लिया जाए तो आप सीधा सिंपल कहिए कि कोई भी व्यक्ति के जीवन की वह स्थिति जिसमें वो बुनियादी आवश्यकताएं, अब बुनियादी आवश्यकताओं को आप समझा दीजिए, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है। अब आपको रोटी, कपड़ा, मकान नहीं लिखना है, भोजन, वस्त्र और आवास की सुविधाएं, और इसके साथ साथ रोगों से बचाव, क्योंकि अगर व्यक्ति बीमार होता है और अगर वो अपना इलाज नहीं करवा पाता तो भी उसके जीवन को खतरा है। तो जहां भी उसकी जीवन को खतरा है ना, जिस स्थिति में, वो ही दरअसल गरीबी की स्थिति यहां पर है।
अब बात आती है गरीबी के प्रकारों के बारे में कि गरीबी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो गरीबी के बहुत से प्रकार हैं और उनके हम अलग अलग आधार देखते हैं जिन पर हम गरीबी की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, गरीबी का पहला आधार होता है जो मूल जानकारी हम उपयोग कर रहे हैं उसके आधार पर। तो दो हम उपयोग करते हैं, एक तो वस्तुपरक और एक व्यक्तिपरक। ठीक है, तो वस्तुपरक होती है जैसे कि एक तो मतलब हो गया कि आप किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एक पूरी समष्टि की बात करें, तो आप एक बहुत बड़े समूह में देखते हैं कुछ मानदंडों के आधार पर कुछ चर होते हैं। चर मतलब जैसे आपने बोल दिया कि भोजन, तो भोजन के आधार पर आपने जानकारी इकट्ठी की और जो आंकड़ा सामने आया उसको हम वस्तुपरक गरीबी होती है कि भोजन के आधार पर ये व्यक्ति गरीब है। ठीक है, लेकिन दूसरी एक व्यक्तिपरक गरीबी होती है जहाँ पर व्यक्ति खुद अपने आप में ही जो है गरीबी की धारणा विकसित कर लेता है। तो व्यक्ति सोचता है खुद के बारे में कि भाई मेरी स्थिति जो है मैं औरों की तुलना में बहुत मेरे पास में ये चीज़ नहीं है, वो नहीं है, तो इस तरह से वो खुद को गरीब मानने लगता है। तो ये व्यक्तिपरक अवधारणा है। जबकि वस्तुपरक में कोई दूसरा व्यक्ति एक समूह विशेष के बारे में किसी चर या किसी मानदंड के आधार पर ये आंकता है कि वो व्यक्ति गरीब है या नहीं है। तो वस्तुपरक और व्यक्ति गरीब, तो ये जो मापदंड है उपयोग जो आप जानकारी ले रहे हैं उसके आधार पर होता है। दूसरा होता है कि जब आप गरीबी का मापन कर रहे हैं तो किस संदर्भ पे आप कर रहे हैं। या तो आप गरीबी को बिल्कुल बेसिक नीड्स के आधार पर कर सकते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल मूलभूत सेवाएं भोजन आवास वस्त्र जैसी, तो उसमें अगर वो खर्च करने में सक्षम नहीं है, उनको प्राप्त नहीं कर सकता है, तो वो गरीब है निरपेक्ष रूप से। लेकिन जब आप किसी और लोगों की तुलना में, भाई मान लीजिए आपने कह दिया कि जब 2000 रुपये कोई व्यक्ति कमा रहा है तो उसकी तुलना में अगर कोई दूसरा व्यक्ति 1800 कमा रहा है तो इसकी तुलना में इसको गरीब माना जाएगा। ठीक है, तो ये होता है सापेक्ष गरीबी। मतलब एक आपने मानदंड रख दिया, जैसे हम बोलते हैं कि सूर्य जो है 14,96,00,000 किलोमीटर दूर है। अब ये बात कहना तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी के सापेक्ष अगर हम देखें तब बोलेंगे ना कि सूर्य पृथ्वी की तुलना में, पृथ्वी से अगर हम दूरी देखें, अगर मान लो चंद्रमा से देखें तो तब तो ये गलत हो जाएगा। तो एक सापेक्ष एक आपने पैमाना निर्धारित कर दिया कि 2000 रुपये से ऊपर जो भी महीने के कमा रहा है वो व्यक्ति जो है गरीब नहीं है, उससे कम कमाने वाला गरीब, तो सापेक्ष हो गया। लेकिन निरपेक्ष में आपने कोई पैमाना नहीं रखा, आपने सीधा कहा कि ये चीज़ें अगर बंदे को नहीं मिल रही है तो वो गरीब है, वो निरपेक्ष हो गया। इसी तरह से आप टाइमलाइन के आधार पर भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई बंदा ऐसा है कि कुछ समय के लिए काम नहीं किया तो वो हो सकता है आवधिक गरीब हो, तो उस जिस समयावधि में आपने अध्ययन किया उसके आधार पर। या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है कि वो लंबे समय से ही गरीबी का जो है उस स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहा, तो उसको दीर्घकालीन या निरंतर गरीबी भी हम कह देते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम गरीबी को डिफाइन करते हैं या उसका एक तरह से वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करते हैं। अब बारी आती है बहुआयामी गरीबी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो गरीबी का ही एक विशेष रूप आज के समय में जिस पर सरकारें विशेषकर ध्यान देती है वो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी दरअसल एक अलग दृष्टिकोण है जिसमें अब आप गरीबी को केवल मूलभूत आवश्यकताओं तक नहीं देखते कि भाई रोटी कपड़ा मकान मिल गया तो गरीबी मान लिया ना। इसके अंतर्गत हम एक से अधिक आयामों पर बात करते हैं। और ये आयाम कौन से हैं? इन आयामों में विशेषकर शिक्षा की उपलब्धता होना, क्योंकि शिक्षा कहीं ना कहीं रोजगार का आज के समय में मूलभूत साधन है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है तो उसको बेहतर रोजगार के अवसर मिलते हैं और इस तरह से वो अपने लिए आर्थिक लाभों की प्राप्ति में सहायक होता है और ऐसा व्यक्ति अपने आप को गरीबी से उबार भी सकता है। लेकिन अगर शिक्षा नहीं है तो व्यक्ति उस काम को करने के लिए मजबूर है जो समाज में या आसपास के जो बाजार है उसमें सबसे कम कीमत पर उपलब्ध होता है। तो ऐसे कार्य को करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से गरीबी की तरफ जाने के लिए एक प्रोन कंडीशन उसकी हो जाती है। इसी तरह से स्वास्थ्य, आप देखते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पर 61% जो लोगों का खर्चा है स्वास्थ्य में वो आउट ऑफ द मतलब टर्म होता है कि उसके पास में किसी तरह का बीमा सुविधा या बाकी सब नहीं होता है, उसका बहुत पैसा स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च हो जाता है। तो स्वास्थ्य के आधार पर जीवन स्तर, वो लाइफ स्टाइल कैसा है उसका, उसके पास फैसिलिटीज़ कितनी है, तो कुछ पैमाने या मापदंड आप में इसमें रखते हो। उसकी जो क्वालिटी ऑफ रेजिडेंस है, उसका आवास, जैसे कि उसकी पक्की छत वाला मकान है या वो कच्चे मकानों में रहता है, उसको हर बार उस मकान को रिपेयर करना पड़ता है या इस तरह की स्थिति। तो ये जो कुछ आधार हैं उन पर कुछ संकेतक हमने देखे हैं, उनके आधार पर आप समीक्षा करते हैं। तो बहुआयामी गरीबी की अवधारणा एक्चुअल में UNDP है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो UNDP के द्वारा जो है इस बहुआयामी गरीबी की अवधारणा दी गई है, जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति
कुछ आयाम, जिसमें आपके 3 विशेषकर उन्होंने आयाम बताए हैं, जैसे कि शिक्षा, ठीक है, स्वास्थ्य और जीवन का स्तर। इनके अंतर्गत 10 ऐसे संकेतक हैं, और अगर उन 10 संकेतकों में से 33% मतलब 1/3 संकेतकों में यदि व्यक्ति निम्न स्तर पर है, उस आंकड़े को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको गरीब माना जाता है एज पर यूएनडीपी। ठीक है, तो आप यूएनडीपी का भी उल्लेख इसमें कर सकते हैं। अब बात करते हैं गरीबी को अनुमान कैसे किया जाता है। भाई गरीबी को मापते कैसे हैं? भाई कोई व्यक्ति गरीब है तो इसके बारे में कैसे हम मापें? तो 2 आधार है। पहला तो आय, कि व्यक्ति की आय या उसकी जो क्रय करने हेतु जो भी वो पैसा कमा रहा है उसको देख करके कि कोई व्यक्ति इतना अगर कमा ले तो वो क्या नहीं होगा, गरीब नहीं होगा, ये बात इसमें कही जाती है। दूसरा दृष्टिकोण है उपभोग दृष्टिकोण, जो कहता है कि व्यक्ति रोजाना प्रतिदिन इतना अगर भोजन कर ले, उपभोग कर ले, ठीक है, तो उस उपभोग के आधार पर हम कह देते हैं कि वो गरीब नहीं है। हमारे यहाँ पर इन दोनों ही विधियों का प्रयोग हमको देखने को मिला है, अलग अलग समितियों ने इस पर चर्चा की है, तो आगे हम देखेंगे उसको। और इसी आधारों पर हम एक गरीबी रेखा का भी निर्धारण करते हैं, मतलब एक लाइन हम खींच देते हैं कि हमारा ये एक समूह है पूरा, ठीक है, लोगों का, और हमने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर एक हमने ये लाइन खींच दी कि भैया इस लाइन के नीचे के जितने भी है ना, इसको हमने बोल दिया पॉवर्टी लाइन, और हमने बोल दिया जो भी नीचे हैं ये सब क्या है, पुअर लोग हैं, ठीक है, और जो ऊपर रहते हैं वो सब रिच लोग, या फिर रिच नहीं कहेंगे, मतलब उनको बोलेंगे कि वो पुअर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो ये जो लाइन है, इस लाइन के लिए हम पॉवर्टी लाइन शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब कि आय का वो न्यूनतम स्तर, ठीक है, आय का वो न्यूनतम स्तर जो व्यक्ति को उसके जीवन की मूलभूत बेसिक जो नेसेसिटीज है उनको पूरा करने में मदद करे, ठीक है, और अगर उसको उससे अधिक आय मिल रही है तो वो गरीब नहीं है। तो गरीबी रेखा आय का वो न्यूनतम स्तर है जिसको अगर वो प्राप्त कर ले तो अपने जीवन की, परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। अब इसमें क्या है कि 2005 के आंकड़ों का प्रयोग करते हुए वर्ल्ड बैंक द्वारा एक इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो है घोषित की थी, वो थी $1.25 प्रतिदिन, ठीक है, मतलब एक व्यक्ति के लिए $1.25 प्रतिदिन अगर उसके लिए उसकी आय है, प्रत्येक व्यक्ति, प्रति व्यक्ति की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, तो वो व्यक्ति गरीब नहीं होगा। 2008 में इसको बढ़ा करके कितना कर दिया था, 1.90, ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी पर, क्रय शक्ति समता के आधार पर 1.25, ठीक है, डॉलर प्रतिदिन के रूप में इसको अद्यतन किया गया। और वर्ष 2022 में विश्व बैंक ने पिछले वर्ष इसको बढ़ा करके $2.15 प्रतिदिन कर दिया है। तो अभी ये एक इंटरनेशनल लेवल पर जो गरीबी रेखा है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बारी आती है कि भारत में गरीबी का आकलन कैसे होता है। अलग अलग संगठन अभी तक गठित हुए हैं, उनमें से कुछ प्राइवेट ग्रुप्स थे और बाद में कुछ सरकारी प्रयास भी हुए हैं। सबसे पहला प्रयास हमारा 1962 में हुआ, तो हमारी जब तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू थी उस दौरान पहली बार एक कार्यकारी समूह ने 1962 में चीन भारत का जो युद्ध था, तो ज़्यादातर युद्धों के समय आपको तारीख याद करने में मदद आएगा, जैसे कि चीन और भारत पाकिस्तान जो युद्ध है, पाकिस्तान के साथ में जो युद्ध था 1971 में, उसमें दूसरा हुआ। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं कि चीन के युद्ध के समय हम पहली बार गरीबी नाप रहे हैं, फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय हम दूसरी बार गरीबी नाप रहे हैं, तो सन याद रखने की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सर्वप्रथम इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की गरीबी रेखा रखी गई 20 और 25 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह। तो महीने के स्तर पर, मासिक स्तर पर इन्होंने क्या किया, प्रति व्यक्ति एक आय के आधार पर, देखो अब ये कौन सा है, आय आधारित है, ये कौन सा है, आय आधारित। मैंने बोला था 2 आधारों पर गरीबी का मापन कर सकते हैं, तो आय आधारित गरीबी को मापने में ये यहाँ पर इन्होंने व्यवस्था की। अच्छा, इसमें केवल जो है न्यूनतम आवश्यकता को दर्शाया गया, स्वास्थ्य शिक्षा के खर्च को इसमें शामिल नहीं किया गया, तभी इतना कम रखा गया कि केवल भोजन मिल जाना चाहिए। तो 20 रुपये और 25 रुपये, ये 1962 की बात है, तो बहुत कम है। फिर इसके बाद में वीएम दांडेकर और एन रथ, ये 2 विद्वानों ने मिलकर के और उपभोग के आधार पर न्यूनतम कैलोरी के आधार पर बताया। तो इन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अगर 2250 कैलोरी प्रतिदिन औसत उसको मिल रहा है ना, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को हम क्या मान सकते हैं कि वो गरीब नहीं है। और इसके लिए इन्होंने नेशनल जो सैंपल सर्वेक्षण है, नेशनल सैंपल सर्वे, उसके आंकड़ों का प्रयोग किया और यहाँ पर इन्होंने गरीबी रेखा जो है उसको क्या किया, निर्धारित कर दिया 1961-61 की कीमतों पर। फिर अलग समिति एक आती है 1979 में, और इसमें पहली बार सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से गरीबी की गणना की गई
और इसमें कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 और शहरी क्षेत्रों में 2100 किलो कैलोरी, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में 49 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति। ऐसा क्यों किया? देखो, कैलोरी यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है लेकिन रुपये कम क्यों हैं? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में चीज़ें जो है उतनी महंगी नहीं मिलती थी उस समय जब जितनी शहरों में मिलती थी। तो शहरों में महंगाई थोड़ी ज़्यादा थी दर, इस वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की ज़्यादा मात्रा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर फिजिकल वर्क ज़्यादा है। तो फिजिकल वर्क ज़्यादा है तो वहाँ पर काम भी आपको ज़्यादा करना पड़ता है, तो कैलोरीज बर्न ज़्यादा होती है, डिमांड भी ज़्यादा है। इसके बाद में 1993 में लकड़वाला विशेषज्ञ समूह जो है वो आया। तो कौन कौन से हो गए? कार्यकारी समूह 1961 का, फिर अलग समिति, रथ समिति, फिर अलग समिति, और अब आ गया लकड़ावाला समिति। लकड़ावाला समिति ने भी गरीबी को वही पिछली वाली परिभाषा के साथ में ही दर्शाया, लेकिन पहली बार इन्होंने क्या किया? राज्य आधारित, तो राज्य विशिष्ट गरीबी रेखा, मतलब प्रत्येक राज्य के लिए इन्होंने अलग अलग इसका मापन किया। और जो हमारे उस समय तक आपको पता हो तो 1986-87 में, ठीक है, आपके ये CPI जो हमारा कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर के लिए, ये आ चुके थे, ठीक है। तो इनके आधार पर इन्होंने गरीबी रेखा को अद्यतन करने की सिफारिश की। फिर बाद में योजना आयोग ने इन पर फॉलो भी किया। तो इस तरह से एक और समूह आया, लकड़ावाला विशेषज्ञ। अब जो हम बात करेंगे वो दो सबसे महत्वपूर्ण समूह हैं जिन पर अक्सर हम अभी भी चर्चा करते हैं और इनको ही अभी तक आधार माना गया है। जैसे पहला तेंदुलकर विशेषज्ञ समूह है 2009 का। तो गरीबी को आकलन करने के लिए कार्यप्रणाली जो भी थी उसकी समीक्षा इन्होंने की, और इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो भी खर्च होता है ना, उसको भी आप इसमें सम्मिलित कीजिए। और इसी के आधार पर बोला गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह अगर किसी व्यक्ति को नहीं मिल रहा है तो वो गरीबी के अंतर्गत माना जाएगा 2011-12 के आधार पर। मतलब शहरी क्षेत्र में 32 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 26 रुपये प्रति माह का आंकड़ा प्रत्येक व्यक्ति के लिए। और प्रत्येक दिन के हिसाब से भी इन्होंने गरीबी का आकलन किया। तो अभी तक हम महीनों के हिसाब से कर रहे थे, इन्होंने प्रतिदिन के हिसाब से भी जो है क्या किया? गरीबी का आकलन यहाँ पर कर लिया। और आज अभी अगर हम बात करें तो तेंदुलकर विशेषज्ञ समूह के आधार पर ही हमारे यहाँ पर गरीबी का आकलन आज भी किया जा रहा है। तेंदुलकर के बाद में रंगराजन समिति भी आई 2014 में, ठीक है, जब केंद्र सरकार चेंज हुई उसी समय। तो 2012 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसने रिपोर्ट अपनी दी थी जून 2014 में। मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय शहरी क्षेत्रों में 1407 और ग्रामीण क्षेत्रों में 972 बढ़ाने की इन्होंने बात की थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट पर कोई भी फैसला सरकार ने नहीं लिया है। तो अभी हमारे पास में जो वर्तमान में जो लागू है वो तेंदुलकर की रिपोर्ट है, जिसके अंतर्गत क्या है? 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह ग्रामीण क्षेत्रों में और 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह शहरी क्षेत्र में जो खर्च है या आय है उसके आधार पर इन्होंने गरीबी रेखा को डिफाइन किया है। नीति आयोग ने फिर इसके बाद 2015 में इस समीक्षा को कि क्या हमें गरीबी रेखा जैसी चीज़ों की आवश्यकता है, उस पर एक कार्यबल ने काम किया और इसने कहा कि जो तेंदुलकर समिति है उसको गरीबी रेखा के साथ अपना काम जारी रखना चाहिए, उसी को हम लागू रखें। वर्तमान रेखा के स्थान पर रंगराजन या फिर अलग से उच्च ग्रामीण और शहरी गरीबी रेखाओं को अपनाया जाना चाहिए, चाहे तो मतलब या तो ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी निचले एरिया की जो 30% जनसंख्या है, जो भी हमारी सबसे निचली कमज़ोर वर्ग है, उसमें क्या बदलाव उनके जीवन में हो रहे हैं उसकी जानकारी या आंकड़े जुटाने का काम सरकार को करना चाहिए। और सरकार को जो हमारे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो इंडेक्स में जो क्षेत्र हैं, जैसे कि पोषण हो गया, आवास हो गया, पेयजल हो गया, स्वच्छता हो गई, बिजली हो गई, कनेक्टिविटी हो गई, इन घटकों पर प्रगति को देखना चाहिए कि कितनी प्रगति इन पर हो रही है। ये सारी के सारे जो सिफारिशें हैं ये नीति आयोग द्वारा जो गठित कार्यबल है 2015 का, उसके द्वारा दी गई थी। अब हम बात कर लेते हैं एक सूचकांक की, जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक देश की स्थिति का आकलन किया जाता है और वहाँ पर गरीबों की संख्या को मापा जाता है। तो चूंकि नो पॉवर्टी इज जो है SDG 1 गोल का हमारा सबसे पहला गोल भी है और इस पर लगातार सरकारें काम कर रही है, तो SDG 1 की इसी अवधारणा को, नो पॉवर्टी की अवधारणा को पूरा करने के लिए एक मानदंड के रूप में इस सूचकांक को लाया गया है। 100 से भी ज़्यादा विकासशील देशों में ये गरीबी को देखता है, क्योंकि देखो विकसित देशों में तो गरीबी का रूप बहुत कम देखने को मिलता है, वहाँ पर संरचनात्मक बेरोजगारी की वजह से ही गरीबी मिलती है। तो वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसने ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल अर्थात
ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है उसके साथ मिलकर के और इसको लॉन्च किया था। 3 इसके मैंने बताया आपको कि 3 इसके आयाम हैं, 3 डायमेंशंस हैं, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो इसमें कुल मिलाकर के 10 संकेतकों के आधार पर इस चीज़ का निर्धारण किया जाता है कि व्यक्ति गरीब है या नहीं है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये न केवल गरीबी की घटना को देखता है, मतलब कि हाँ कोई गरीब है ये तो इसने बता दिया, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताएगा कितना गरीब है। इसको बोलेंगे हम तीव्रता, मतलब कि व्यक्ति की गरीबी की इंटेंसिटी कितनी है, वो कितने स्तर पर जाकर के गरीब है, उस पर बात जो कौन करता है, वो आपके ये बहुआयामी सूचकांक करता है। तो एक व्यक्ति बहुआयामी रूप से गरीब है यदि वह भारित संकेतकों, मतलब जो 10 संकेतक हैं, इनमें हेल्थ के हमारे 2 संकेतक है। देखो स्वास्थ्य में पहला तो क्या होगा भी, पोषण का स्तर कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा है, और दूसरा मृत्यु दर। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे यहाँ पर चाइल्ड मृत्यु दर कम हो रही है। जैसे कि हम बात करें तो राजस्थान में आपकी मृत्यु दर जो है 32 तक पहुँच चुकी है, ठीक है। तो ये कैसे हो पाया, ये सब तभी हुआ क्योंकि सरकार ने लगातार इस क्षेत्र पर काम करने की कोशिश की है, ठीक है। न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो बच्चों के लिए अगर हम जब देखते हैं कुपोषण से जुड़े हुए जो सूचकांक हमारे सामने आते हैं, उनकी स्थिति को देखने के बाद में कई बार इस तरह की रिपोर्ट्स भी आई है कि भारत में बच्चों के लिए पोषण की स्थिति बहुत ख़राब है। तो ये पोषण को भी देखता है और पूरे विश्व में ही देखता है इस चीज़ को। फिर उसके बाद शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया। तो शिक्षा के 2 इसमें संकेतक हैं। पहला तो क्या है कि बच्चा कितने साल स्कूल गया, तो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, तो उसने कितने साल पढ़ाई की, और दूसरा 1 साल के दौरान वो कितनी बार स्कूल गया, स्कूल की अटेंडेंस, ठीक है। इन दोनों को ये देखता है। फिर आता है लिविंग स्टैंडर्ड। तो लिविंग स्टैंडर्ड अगर आपको ऐसे याद नहीं होता तो आप केंद्र सरकार की योजनाएं देख लो, आदि तो आपको वैसे याद हो जाए। कुकिंग फ्यूल तो आपको पता चले उज्ज्वला योजना, तो यहीं से आपको ये भी याद हो जाएगा कि गरीबी को हटाने के लिए केंद्र सरकार क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है। तो देखो अब जैसे न्यूट्रिशन के लिए कौन सी चलाई जा रही है, मिशन वात्सल्य, ठीक है, और पोषण अभियान, ठीक है, मिड डे मील आप बता सकते हो। चाइल्ड मोर्टेलिटी को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष का जो है अभियान हो रहा है। जननी सुरक्षा योजना जो है वो चलाई जा रही है, ठीक है। पीएम मातृ वंदना योजना जो है उसको चलाया जा रहा है। तो इस तरह की योजनाएं क्यों चलाई जा रही है, ताकि चाइल्ड मोर्टेलिटी को रोका जा सके। ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं, ठीक है। और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी और भी जो है सतत शिक्षा, समग्र शिक्षा अभियान हो गया, ठीक है। नई शिक्षा नीति अभी हमारी लागू की गई है जिसमें बच्चों को 100% जो है स्कूलिंग मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, स्कूल्स खोले जा रहे हैं, ये सारा सब कुछ काम इसमें होता है। इसी तरह लिविंग स्टैंडर्ड में हमारे पास में 6 इसमें जो आधार हैं उनमें है कुकिंग फ्यूल में उज्ज्वला योजना हम देख सकते हैं। सैनिटेशन में SBM स्वच्छ भारत मिशन पर सरकार क्यों काम कर रही है इतना जोर से, ताकि इस क्षेत्र में जो है कुछ सुधार हो सके। ड्रिंकिंग वाटर की जब हम बात करते हैं तो जल जीवन मिशन क्यों लाया जा रहा है भाई, एक गांव में नल से पानी क्यों दे रही है सरकार, उसका कारण यही है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उदय जैसी योजनाएं जो है सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। और आप देखिए उजाला योजना जो है वो चलाई जा रही है, ठीक है। अफोर्डेबल लाइटिंग फॉर ऑल, इस तरह की योजनाएं हमारे यहाँ पर चलाई जा रही है। या फिर उदय डिस्कॉम अश्योर्ड डिस्कॉम जो योजना है उसको चलाया जा रहा है। उसके बाद में आप देखिए हाउसिंग के लिए हमारे यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों घटक जो हैं उसमें चलाए जा रहे हैं। और असेट्स के लिए भी एक योजना है, याद आ रहा है कुछ, नहीं आ रहा, चलिए स्वामित्व योजना का नाम सुना होगा आपने ना। स्वामित्व योजना क्या है ये, तो स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो है सर्वे ऑफ विलेज एसेट्स, ठीक है, सर्वे ऑफ विलेज एसेट्स एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड विलेज विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो ये स्वामित्व योजना है ताकि लोगों को अपने भूखंडों के लिए स्वामित्व मिल सके असेट्स का, और इसके साथ भी उसका प्रयोग बहुत से जो है लोन्स लेने के लिए या फिर उसको एक तरह से मोनेटाइज करने के लिए उसका काम कर सके। तो ये 3 क्षेत्र हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, ये आपको याद रखने, और उसमें 2+6 ये आपके MPI के अंतर्गत दिए गए हैं। अब हम देखते हैं 2023 में जो MPI की रिपोर्ट आई है उसमें क्या सरकार बोल रही है।
दोस्तों, इस कक्षा के नोट्स अगर आप चाहते हैं या फिर पूरा इंडियन इकोनॉमी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इंडियन इकोनॉमी के इन नोट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, हमारा एक कोर्स है उससे वहाँ से जाकर के इनमें PDF आप इसकी ले सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से ये नोट्स आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और जो भी एक्सपीरियंस मेरा रहा है इस एग्ज़ाम को लेकर के उसी के बेसिस पे मैंने ये नोट्स अपडेट किए हैं, अपडेटेड भी हैं। सबसे बड़ी बात ये आपके दिसंबर तक। तो 2023 की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो 110 देशों की रिपोर्ट है और 6 अरब जो है, क्योंकि विकासशील देशों को ही देखती है, तो पहले 100 देशों को देखती थी, अब 110 को देखा है 2023 में। तो 1 अरब से ज़्यादा लोग, मतलब 18% जनसंख्या आज भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंतर्गत आती है। बच्चों में गरीबी दर हमेशा ज़्यादा होगी क्योंकि बच्चों के पास आय के सोर्स नहीं होते, जबकि वयस्कों में हमेशा कम होती है। अगर बात करें पिछली बार की तो MPI 2021 में 109 देशों में भारत 66वें रैंक पर था। इस बार रैंक जारी नहीं की गई है। भारत की बात करें तो भारत के बारे में अच्छी बात यह है कि भारत में पिछले सालों में 223 मिलियन से अधिक लोग गरीब रहे हैं। मतलब अभी हमारे पास में 23 करोड़ लोग ऐसे हैं देश की आबादी में 1.36 करोड़ में से जो कि गरीबी की रेखा के नीचे माने जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात क्या हुई है, अच्छी बात ये है कि 15 वर्षों के भीतर 2005-06 से लेकर 2019-21 के बीच में भारत ने 41.5 करोड़ लोगों को जो है गरीबी की रेखा से बाहर निकाल लिया है। उसमें भी अगर हम देखें तो 2015-16 में ये संख्या लगभग 37 करोड़ थी, जो अब 23 करोड़, मतलब 15 करोड़ या 14 करोड़ लोगों को पिछले 6 वर्षों में बाहर निकाला गया है। तो बहुत काबिल तारीफ़ ये चीज़ है कि हमारे यहाँ पर लोगों की गरीबी की स्थिति में लगातार सुधार हमको देखने को मिल रहा है। और ये ऑथेंटिक है क्योंकि UNDP और ऑक्सफोर्ड का जो OPHI नामक संस्थान है, ठीक है, और उस इनिशिएटिव के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और इसके आधार भी देखिए, संकेतक भी कितने अच्छे हैं कि उन संकेतकों के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि गरीबी से कितने लोग बाहर निकल रहे हैं। UNDP के अनुसार भारत की लगभग 18.7% आबादी को संवेदनशीलता की कैटेगरी में रखा गया है। मतलब गरीब नहीं है लेकिन 33% से वंचित है, 1/3 जो है उनसे ये वंचित हैं, जो भी भारांक हमारा है उससे। भारत ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और आने वाले समय में और भी प्रगति होगी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी के जो आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसी की तर्ज पर एक राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक लागू किया गया है और इसको जो है नीति आयोग जो हमारा है उसके द्वारा तैयार किया गया है। नीति आयोग आप जानते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2015 में इसको लाया गया था योजना आयोग के स्थान पर, और ये जो है प्रतिस्पर्धी संघवाद को और विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम यहाँ पर कर रहा है। MPI का पहला संस्करण 2021 में आया और इसमें भी सेम टू सेम वही चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा अंतर यह है कि जो 10 संकेतक थे उनके स्थान पर हमारे 12 संकेतक हैं, जिनमें स्वास्थ्य क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ये मातृ मृत्यु दर की भी बात करता है या मातृ स्वास्थ्य की बात करता है। और दूसरा आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड में ये बैंक खाते की बात करता है कि बैंक खाता भी होना चाहिए, बस बाकी चीज़ें सेम टू सेम है। क्लियर है? तो 2 याद रखना कि 12 संकेतक अपने MPI में, अगर राष्ट्रीय MPI आपसे पूछ ले तो आप 12 संकेतक लिखें, आने की बहुत संभावना है। जैसे कि नवाचार सूचकांक आपसे पहले पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम से जस्ट पहले निकला था, तो ये अभी आपके नवंबर-अक्टूबर में आए हुए सूचकांक हैं। तो डेफिनेटली अब जैसे ये जुलाई 2023 में आया आपका राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट, जुलाई 2023 में, एग्जाम से 6 महीने पहले की रिपोर्ट तो आराम से पूछेगी सरकार, ठीक है, तो आ सकता है प्रश्न, ऐसा मेरा मानना है। ये रिपोर्ट नवीनतम NFS जो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS जो होता है उसके बेस्ड है। तो 5वां जो चरण था इसका 2019-21 का, उसके आधार पर इसको तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बहुत से लोग गरीबी से बाहर आए। अब उधर देखा था आपने, क्या देखा था, 41.5 करोड़ लोग बाहर निकले और अब वहाँ पर 23 करोड़ बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बोला गया है कि 2015-16 से लेकर के 19-21 के बीच में लगभग 13.5 करोड़ लोग निकले, वहाँ पर उसने 14 करोड़ बताया था, तो लगभग बराबर ही दिया है, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं कि अब देश में गरीब लोगों की जो जनसंख्या है वो 2015-16 के 24.85% से घट करके 14.96% हो गई है, ऐसा इनका अनुमान है, ठीक है, ये इन्होंने कहा है। तो 9.89% अंकों की गिरावट इन्होंने दर्शाई है। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से गरीबी घट रही है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी क्षेत्रों में अच्छा काम हो रहा है। राज्यों में देखिए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है, इसके अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में भी हमें गिरावट देखने को मिली है। आंकड़े रटने की जरूरत आपको नहीं है,
आपको बस खाली पता होना चाहिए। तो 5 लाइनों में अगर आपको उत्तर देना हो या 10 लाइनों में देना हो तो भी आप आसानी से दे पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपसे MPI के बारे में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछे तो आप डायग्राम बना करके जरूर दिखाएं तीनों कैटेगरीज को, जिसमें आप आपके शिक्षा को भी दर्शाएं, स्वास्थ्य को भी दिखाएं और जीवन स्तर को, और फिर उनके नीचे आप उनके जो भी इनके जो संकेतक है उनको जरूर लिखें। ठीक है, इस तरह से अगर बताएंगे तो आप आसानी से इसमें मार्क्स अच्छे ले पाएंगे। अब देखते हैं कि भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो भारत में दोस्तों अगर हम शुरुआत से देखें, आज़ादी के बाद से, तो 3-4 तरीके हमने अपनाए अभी तक। पहला ट्रिकल डाउन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ट्रिकल डाउन थ्योरी में क्या होता है कि अगर ऊपरी स्तर को अगर हम मजबूत कर दे तो अपने आप जो है विकास नीचे की तरफ जाएगा। मतलब 1950 से 60 के दशक में यह माना गया कि हमें आर्थिक विकास पर जोर देना चाहिए। अगर हमने आर्थिक विकास पर जोर दिया तो अगर मान लीजिए एक वर्ग, ऊपरी वर्ग को हमने आगे बढ़ाया तो ऑटोमेटिकली उसका लाभ नीचे के वर्गों को भी मिलेगा और धीरे धीरे गरीबी और असमानता दूर होगी। इन्होंने ये बात बोली। तो इन्होंने कहा कि जब भी आर्थिक विकास होता है तो लाभ नीचे की ओर रिसाव होता है, उसका नीचे ट्रिकल डाउन होता है वो अपने आप। लेकिन ये चीज़ सकारात्मक नहीं हुई और इस उल्टा क्या हुआ कि समाज का जो धनी वर्ग है वो और धनी हो गया और इससे असमानता बढ़ी। तो ये ट्रिकल डाउन थ्योरी हमारे पहले मानी गई थी। फिर क्या किया, जब ये काम नहीं की तो बोला कि नहीं, अब हमको निचले लोगों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई 1970 के दौरान। तो इस दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली आई, किसानों से खाद्यान्न खरीद करके एक तरफ उनको आय के अवसर दिए गए तो दूसरी तरफ उनको जो है गरीब परिवारों को इन तरह की सस्ती, खास करके जैसे आप जल, तेल, पानी, राशन आदि दिया गया। लेकिन ये भी धीरे धीरे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता गया और बड़ी मात्रा में जो भी पैसा केंद्र से भेजा जाता था उसका अधिकांश हिस्सा भी यहाँ पर लोगों ने हड़पना शुरू कर दिया। गरीबी पर सीधा हमला करते हुए 1980 के दौरान गरीब परिवारों को कर्ज उपलब्ध करवाकर स्वरोजगार, तो मुख्य जो प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई। ठीक है, जैसे तो वो सारी 1980 के समय आपकी जैसे बहुत सी योजनाएं इस समय शुरू की गई थी। और ये भी जब इसने सही तरीके से काम नहीं किया तो फिर सरकार ने मजदूरी देते हुए रोजगार कार्यक्रम शुरू किए ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर नरेगा जिसे। तो महात्मा गांधी नरेगा जो कार्यक्रम है या फिर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशंस हैं, स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इस तरह की योजनाएं यहाँ पर शुरू की गई। जब यहाँ तक भी पार नहीं पड़ी तो फिर अब नई सरकार ने क्या किया है, बहुत से सामाजिक सुरक्षा उपाय लोगों को देने के प्रयास किए हैं, जिसमें उनको रियायती दर पर भोजन की व्यवस्था, जिसमें आप देख रहे हैं 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जो गरीबों के कल्याण के लिए जो अन्न योजना जो दी जा रही है, ठीक है, और रसोई गैस उज्ज्वला के माध्यम से पेंशन के लिए आप देख रहे हैं अटल पेंशन योजना, ठीक है, इस तरह की योजना है। और स्वास्थ्य बीमा के रूप में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना की जैसी योजनाएं हमारे यहाँ चल रही है। रियायती आवास के लिए PMAY जो है चल रहा है, इंदिरा आवास, और पहले के राजीव गांधी आवास के आधार पर उनकी जगह पर अब ये चल रहा है। तो इनके आधार पर आपने जो भी हमारे SECC 2011 जो सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट बेस्ड जो सेंसस थी उसके बेस पे हम क्या कर रहे हैं, लगातार ये सामाजिक उपाय कर रहे हैं। तो ये है भारत की गरीबी के बारे में पूरा का पूरा वर्णन। तो गरीबी से जुड़ा कोई भी प्रश्न आपको आएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से इस प्रश्न को कर पाएंगे। चलिए, तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी के अगले टॉपिक की। ठीक है, ये गरीबी हमने बात कर ली, अब हम बेरोजगारी पे और फिर असमानता पर। तो तीनों रिलेटेड चीज़ें हैं, तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, क्योंकि अगर बेरोजगारी है तो गरीब होगा, गरीब आदमी ही बेरोजगार होता है, बेरोजगारी और गरीबी की वजह से असमानता होती है। तो तीनों एक दूसरे में एक तरह से जुड़े हुए टॉपिक हैं, तो इसलिए हम क्रमबद्ध रूप से इनको पढ़ने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।